वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं और जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 11 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 10 सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशल और फुल लेंथ के टेस्ट पेपर भी आपको कराए गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, इसलिए टाइम निकाल कर देख ज़रूर लीजिएगा। और अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप लोग अपना रिवीजन जल्दी से जल्दी कर पाओगे। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम यूपी स्पेशल के सारे क्वेश्चन टारगेट करने जा रहे हैं। देखिए, यूपी स्पेशल के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर क्वेश्चन का लेवल सही है तो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यूपी स्पेशल करेंगे और यूपी स्पेशल के सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्लासेस मैंने बनाई हैं। आप लोगों को सारा डिस्क्रिप्शन करवाया है, पूरी थ्योरी कंप्लीट कराई है, तो वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। थ्योरी से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, तो अगर वो क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्लेलिस्ट पूरी ओपन करके चेक कर सकते हो और वहाँ से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। थ्योरी के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके जो रिवीजन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में महिलाओं के द्वारा सावन के महीने में कजरी गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक लोकगीत है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो इत्र नगरी के नाम से नगर फेमस है, जिसका कि जो कि राजधानी हुआ करता था हर्षवर्धन की, वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन, जिसका कि नाम था कन्नौज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है और कन्नौज को महोदय नगर या महोदया भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। महोदय नगर और महोदया के नाम से भी फेमस है ये एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले नेपाल की सीमा से लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। और उन ज़िलों के नाम भी एक बार आप लोग देख लीजिए कौन कौन से ज़िले लगते हैं। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 579 किलोमीटर है। और कुल 7 ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके पीलीभीत है। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। श्रावस्ती ऐसा ज़िला है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, और ये सारे ज़िले किसके नियंत्रण में है? मतलब ये जो सीमा है, सीमा इनकी किसके नियंत्रण में है? ये सीमा केंद्रीय पुलिस बल के नियंत्रण में है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जार बुलंद की कला किस का विकास उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ? तो जार बुलंद एक प्रकार की कला शैली है जिसमें क्या किया जाता है, काम किया जाता है, जो मर्दवान होते हैं उनके ऊपर चांदी से डिज़ाइन बनाई जाती है, तो इसका विकास लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और लखनऊ की एक और कला फेमस है जिसे कि हम चिकन करी कहते हैं। चिकन करी एक प्रकार की कढ़ाई होती है। ठीक है, ये सूती कपड़ों पर और जॉर्जेट शिफॉन के कपड़ों पर की जाती है, बहुत अधिक प्रचलित है ये वहाँ पर। ठीक है, और फेमस भी है। जार बुलंद का काम उत्तर प्रदेश के ज़िले में विकसित हुआ, ये बताया मैंने आपको। और जार बुलंद का काम जो है कर्नाटक के बीदर में से भिन्नता रखता है। कर्नाटक के जो बीदर में होते हैं काम, उससे भिन्नता रखता है। कैसे? यह तंजौर धातु के समान दिखता है, जो प्लेटों में मिनट के अंतर के साथ काम करता है और उसमें डिज़ाइन की सतह को ऊपर उठाया जाता है। सिल्वर शीट पर पैटर्न को उकेरने के बाद चांदी को जड़ना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जार बुलंद का ये जो है एक सैंपल दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या किया गया है, ब्लैक कलर के इस तरीके के मर्दबान होते हैं। यहाँ पर पहले चांदी की शीट से डिज़ाइन बनाई जाती है, फिर क्या किया जाता है, उसके ऊपर चांदी की जड़ावट की जाती है और ये जो जड़ावट होती है ये उकरी हुई होती है, उभरी हुई होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर।
तो जार मर्तबान समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, किस वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्य सरकारों को कि वे अपनी आधिकारिक भाषा हिंदी के अलावा भी चुन सकते हैं। तो देखिए 1989 में उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, किसको? उर्दू को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 1989 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि राज्य सरकारों को किसी भी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार है, जब तक यह संविधान में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में राज्य और आंकड़ों में उपयोग होती है। ठीक है, तो 1989 में दूसरी आधिकारिक भाषा बनी थी कौन? उर्दू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए 1857 के विद्रोह दे रखे हैं स्थान, और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? नेता दे रखे हैं। तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। बागपत में शामिल कर रहे थे। ठीक है, फैजाबाद में कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, जबकि मथुरा में कदम सिंह नहीं कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही सुमेलित नहीं है और क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लखनऊ में कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल कर रही थी। और 1857 के दौरान मथुरा में नेता थे कौन, ये भी जान लीजिए। तो देवी सिंह जो है ये 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो कदम सिंह कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो कदम सिंह जो है मेरठ का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति को उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में यूपी स्पेशल की क्लासेस में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से देख ज़रूर लीजिएगा। आपके कोई डाउट बचेंगे नहीं। क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। मथुरा कला शाखा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मथुरा कला शैली जो है एक मूर्ति कला शैली है, जिसमें मूर्तियों का निर्माण किया गया। यहाँ पर इस कला शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई, उसके साथ साथ और भी मूर्तियों का निर्माण किया गया। बेसगंज की जो नर्तकी है उसकी मूर्ति वहाँ पर मिली है। अच्छा, इसके बारे में समझिए कि कौन सा कथन सही है। तो इस पर विदेशी प्रभाव था, ये बिल्कुल गलत कथन है। ये विदेशी प्रभाव से प्रभावित नहीं थी, यह पूरी तरीके से स्वदेशी कला शैली थी, स्वदेशी मूर्ति कला था थी। ठीक है, इसमें केवल बुद्ध के चित्र थे नहीं, ये कथन भी गलत है, क्योंकि मैंने बताया बेसनगर से जो यक्षिणी मिली है, यक्षिणी की जो मूर्ति मिली है, तो सिर्फ बुद्ध के ही नहीं मिले हैं, बेसनगर की खुदाई में यक्षिणी की मूर्ति भी मिली है। मथुरा कला शैली की मूर्तियों में शारीरिक हाव भाव पर अधिक बल दिया गया, शारीरिक हाव भाव पर अधिक बल नहीं दिया गया है। ये तीनों ही कथन गलत हैं। पहला कथन, यह कुषाण शासकों के संरक्षण में फला और फूला। ये कुषाण शासक जो थे उन्हीं के संरक्षण में फली फूली मथुरा कला शैली। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जिनके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिनका कि नाम क्या है? कनिष्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हरदौल कथा विशिष्ट के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो क्षेत्र का नाम बताना है हमें। हरदौल कथा एक प्रकार का लोकगीत है जो कि कहाँ पर गाया जाता है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बुंदेलखंड का ये लोकगीत है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये काफ़ी गाया जाता है। ओरछा के जो प्रसिद्ध वीर सिंह बुंदेला थे, उनके पुत्र थे हरदौल, उन्हीं के नाम पर ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि सूखाग्रस्त इलाका है, या यूँ कहें ड्राई एरिया है, वहाँ पर सोयाबीन की फसल उगती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी चिकन करी की बात ऊपर की थी, तो ऑप्शन नंबर 3 चिकन करी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक हाथ से की जाने वाली कढ़ाई है, इसको भी ध्यान रखना है। प्रयागराज हल्दिया राजमार्ग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक का जो नेशनल वाटरवे है, इसको नेशनल वाटरवे 1 के रूप में जाना जाता है, NWN1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली को से जुड़ कर के ये बना है। ठीक है, 1986 में इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में इसको NW1 के रूप में घोषित किया गया था। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा।
मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के ज़िले में यदि आपसे पूछा जा रहा है कि मणि पर्वत कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश तो मैदानी इलाका है, अब यहाँ पे पर्वत कहाँ से आया, एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। तो मणि पर्वत आपको मिलेगा कहाँ पर? अयोध्या में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अयोध्या। अब ये मणि पर्वत का क्या बैकग्राउंड है, आया कहाँ से, इसकी ऊंचाई पहले जान लीजिए। 65 फीट ऊंचा ये पर्वत है और ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए जो पर्वत लेकर के जा रहे थे, उसका कुछ हिस्सा टूट के वहाँ पर गिर गया। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे वो पर्वत लेकर के, तो कुछ हिस्सा वहीं पर टूट के गिर गया और ये वही हिस्सा है जिसे कि मणि पर्वत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और प्रचलित है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जो मूल है वो वहीं पर है और भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक अयोध्या में मणि पर्वत पर तपस्या भी की थी, ठीक है। और यहाँ पर अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप और बौद्ध मठ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार 67.68% जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश की पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 67.68%। जनगणना के कुछ और आंकड़े देख लीजिए। सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद। सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या तो आप देख लीजिए, कुल जनसंख्या लगभग 17% है, 16.51% है पूरे भारत की, ठीक है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से 31 कम है। राष्ट्रीय लिंगानुपात हमारा कितना है? 943 है, ठीक है। अगला देखिएगा, औसत जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व होता क्या है कि प्रति किलोमीटर क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2 सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ आपको मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। हमें मैचिंग करनी है कि कौन सा मेला किस स्थान पर लगता है, लेकिन यहाँ पे मैचिंग नहीं करनी है, आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा है तो सेम ही क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट है। अभी आप क्या करो, इस क्वेश्चन का कोड बताना है हमें कि इन 4 जो ऑप्शन है इनमें से कौन से कोड के हिसाब से ये स्थान मैच होंगे। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, बटेश्वर मेला आपका कहाँ लगेगा? बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है, ठीक है। तो बटेश्वर मेला ए के आगे आप 3 लिख दो। उसके बाद देवा शरीफ का मेला जो है, या देवा मेला आपका बाराबंकी में है, तो बी के आगे आप 1 लिख दोगे, ठीक है। गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है? ये अंबेडकर नगर में लगता है, तो इसके आगे आप 4 लिख दोगे। और नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है, ठीक। तो इस हिसाब से आपका कोड बन गया 3142। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना? 3142। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है मैचिंग वाला, बस इसको कोडिंग करनी थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं और ये सारी बातें आपको बताई गई हैं यूपी स्पेशल के क्लास नंबर 1 जो है उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, वहाँ पे ये पूरी बातें समझाई गई हैं बिल्कुल विस्तार से और सारे क्षेत्रों की भी बात की गई है। उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कितने वर्षों में अर्धकुंभ मेला आयोजित होता है? तो अर्धकुंभ का मेला जो है आयोजित होता है 6 वर्ष में, ठीक है। अब ये अर्धकुंभ का नाम बदलकर कुंभ मेला कर दिया गया है, ठीक है, कुंभ मेला। और जो जिसे हम लोग पहले कुंभ मेला कहते थे, अब उसको क्या कहते हैं? हम महाकुंभ कहते हैं, ठीक है। महाकुंभ का आयोजन कब होता है? हर 12वें वर्ष होता है, 12 वर्ष पे होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन का दूसरा नाम जूट भी है, जूट की खेती की जाती है? तो देवरिया और गोरखपुर में पटसन या जूट की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर झिंगुर्दा मंदिर अवस्थित है, झिंगुर्दा मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़े चीज़ें जान लीजिए कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है। तो ये सिंगरौली ज़िले के पास है, झिंगुर्दा में, ओडी पहाड़ियों के बीच में, ठीक है। ये भगवान हनुमान को समर्पित है और कुछ समुदाय जो हैं वो यही मानते हैं कि भगवान हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारतीय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर एक योग मंदिर जिसका कि नाम है स्वरवेद
ठीक है। स्वरवेद मंदिर ये कहाँ पर खोला गया है? वाराणसी में खोला गया है। ये एक बहुमंजिला इमारत है जो कि मंदिर है, जो कि योग साधना के लिए समर्पित है। यहाँ पर कोई आपको किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पर करीब 20,000 लोग एक साथ बैठकर योग कर सकते हैं। योग क्रिया को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो देखिए, दशावतार मंदिर जो है ये ईंटों से निर्मित मंदिर है और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये जो दशावतार मंदिर है ये एक हिंदू मंदिर है और इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर पड़ता है? ये बेतवा नदी घाटी के पास में पड़ता है, देवगढ़ में। ललितपुर ज़िले का एक गांव है देवगढ़, ठीक है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा। और इसका निर्माण कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। तो ये गुप्त स्थापत्य कला शैली का एक अभूतपूर्व उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतमाउद्दौला का मकबरा उनकी पुत्री नूरजहां ने बनवाया था और ये इंडो अरेबिक शैली में बना है और ये एक ऐसी पहली इमारत है जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का उपयोग किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ भारत में उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 31 हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इनमें से कौन सी भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला शैली की विशेषताएं हैं? तो देखिए, भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला शैली जो है, जिसमें भारतीय कला शैली के साथ साथ अरेबिक शैली की विशेषताएं मिलती हैं, उसे ही भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला शैली या इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली कहते हैं। तो यहाँ पर अरबक्स विधि होती है, ठीक है, जिसमें अरेबियन डिज़ाइंस रहते हैं, जाली का कार्य होता है और पिट्राडूडा टेक्निक होती है। पिट्राडूडा टेक्निक, इसे पच्चीकारी भी कहा जाता है। तो 1, 2, 3 ये इंडो इस्लामिक शैली में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये नोएडा में किया जाता है, ठीक। और वाराणसी में गंगा महोत्सव आयोजित किया जाता है। जबकि झांसी की बात करें तो वहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। और आगरा में आप सभी जानते हैं ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कामायनी की लेखक कौन है? तो आप में से बहुतों ने कामायनी के लेखक पढ़ रखे होंगे। जयशंकर प्रसाद इनका नाम है। जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य कामायनी लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ताजे रखे चूने के प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्र की तकनीक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो ताज़ा प्लास्टर होता है और उस पर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, दीवार पर ताजे प्लास्टर की हुई दीवार पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, इस टेक्निक को फ्रेस्को कहा जाता है। फ्रेस्को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आदिम पुरुषों के द्वारा चाक चित्र या गहरे लाल रंग के चित्र के प्रमाण मिले हैं? तो देखिए, मिर्ज़ापुर में ये प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाक चित्र दृश्य कला में चाक के साथ चित्र बनाने की टेक्निक है। ये एक प्राकृतिक पत्थर या मिट्टी से तैयार किए गए काले रंग में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और उसी से ये चित्र जो है बनाए गए हैं। और ये जो चित्र हैं ये पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिर्ज़ापुर के अलावा ये बांदा और मेरठ में भी पाए गए हैं, तो पुरातात्विक स्थल इनको भी घोषित किया गया है, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल और हड़प्पा काल से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, परीछा बांध और माता टीला बांध, माता टीला, ठीक है, ये दोनों एक ही नदी पर बनाए गए हैं। और ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बेतवा, उस पर बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। परीछा बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर एक और परियोजना बनी हुई है जिसका नाम क्या है?
माता टीला, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है और ये नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है। माता टीला के अलावा राजघाट बांध और धुरवारा बांध कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको बेतवा नदी पर। और बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा के अलावा यमुना की और कौन सी सहायक नदियां हैं? तो सिंध और केन, ठीक है, केन नदी। इसके साथ साथ चंबल जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। खुर्जा उत्तर प्रदेश में किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन बहुतायत मात्रा में बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में निम्नलिखित में से किस शिल्प कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का काम विश्व प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वी यमुना नहर के बारे में सही है? तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण 1830 में हुआ था, 1830 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य शुरू किसके द्वारा हुआ था? शाहजहां के द्वारा शुरू कराया गया था। तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा घाट जैन धर्म से संबंधित है? तो देखिए बछराज घाट जैन धर्म से संबंधित है और ये घाट पड़ता कहाँ पर है? ये घाट पड़ता है बनारस में, ठीक है, वाराणसी जिले में पड़ता है और ये जैन धर्म से संबंधित है। वहाँ पर जैन धर्म से के आपको 3 मंदिर भी मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है? तो देखिए बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है जो वहाँ बहुत ही गाया जाता है, जिसका नाम है आल्हा, ठीक है। आल्हा वीर रस से भरा हुआ एक गीत है, लोकगीत है जो कि बुंदेलखंड में गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? तो माघी उत्सव थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा कुछ यहाँ पे फैक्ट दे रखे हैं, ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनजाति की जो आबादी है वो थारू जनजाति है, ठीक है, और ये मुख्य रूप से नेपाल और भारत के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब रहते हैं। मुख्य रूप से महाराजगंज, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर और बहराइच जिलों में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं और बदला विवाह प्रथा का पालन करते हैं। और थारू जनजाति की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, दुख के दिन के रूप में मनाते हैं, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आइए, पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सीतापुर में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव की स्मारक किस स्थान पर है? तो महाराजा सुहेल देव का जो स्मारक है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है और ये स्मारक इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी, इसीलिए ये चर्चा में आया। और बहराइच में चितौरा झील पड़ती है, चितौरा झील का भी नाम आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर मिलेगी ये आपको बहराइच जिले में, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो चावल उगाया जाता है उसका नाम है काला नमक, ठीक है। काला नमक चावल, इसका नाम काला नमक इसलिए है क्योंकि इसकी जो भूसी होती है ये काले रंग की होती है और इसको उत्तर प्रदेश से GI टैग भी मिला हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो देखिए सारनाथ 2 नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा और वरुणा। वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी में उत्तर पूर्व दिशा में ये स्थित है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। अपना पहला उपदेश दिया था, उनके 5 शिष्य थे, कौटिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी, ठीक है। इन 5 को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है सारनाथ के बारे में। और वहाँ पर अशोक के द्वारा बनवाया गया एक बौद्ध स्तूप भी है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला मैंने अभी बताया था महोबा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, महोबा
की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में महोबा में ही पान की खेती की जाती है। केवल एक इकलौता जिला है जहाँ पर पान की खेती की जाती है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र का कारखाना है? तो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को का कारखाना मिलेगा एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रेणुकूट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। यह ईंटों से निर्मित भारत के एक प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये बात भी सही है। दोनों ही बातें सही हैं भीतरगांव के मंदिर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों करेक्ट ऑप्शन है। भीतरगांव का मंदिर एक टेराकोटा पैनल के साथ सीढ़ीदार ईंट की एक इमारत है जो कि गुप्त काल में बनाया गया था। 5वीं शताब्दी में निर्मित है ये, ठीक है। ये ईंटों से बना हुआ एक पुराना हिंदू मंदिर है जहाँ पर, जो कि किसको समर्पित है? ये हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, ठीक है। और इस मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है? तो इस मंदिर की वास्तुकला शैली नागर शैली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चलती है नागर शैली, या यूँ कहें उत्तर भारत में नागर शैली चलती है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए? तो ये बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। श्रावस्ती में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। श्रावस्ती एक ऐसा जिला है जो कि नेपाल की सीमा से टच भी करता है, ठीक है। 7 जिले कुल टच करते हैं। अभी हम ऊपर इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म को देख लेते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही डिस्क्रिप्टिव क्लास, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप लोग टाइम निकाल के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों की क्लासेस है एक साथ, कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगी। और ये दोनों टॉपिक भी एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में देखिए, इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने अपने उपदेश कहाँ कहाँ पर दिए? तो कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्यों में दिए। कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए, जो कि राजधानी था कौशल देश की। ये बात भी ध्यान रखिएगा। सारनाथ में पहला उपदेश दिए था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, नेपाल के पास हुआ था, और 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। शुद्धोधन शाक के कुल के प्रमुख थे। और इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। उनका देहांत हो गया। उसके बाद इनकी जो प्रजापति गौतमी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। इनकी बेटी का नाम क्या था? यशोधरा था, और बेटे का नाम राहुल था। कपिलवस्तु से जब सिद्धार्थ निकले तो इन्हें सबसे पहले 4 चीज़ें क्या देखी जिससे इनके मन में आसक्ति उत्पन्न हुई? तो सबसे पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और ध्यान में बैठा संत देखा, ठीक है। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को महाभनिष्क्रमण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं अंडरलाइन करते चल रही हूँ, आपको याद रखने हैं। गृह त्याग के बाद इन्होंने वैशाली में ये किससे मिले? अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से मिले, जहाँ पर इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, ठीक। उसके बाद अलार कलाम से मिलने के बाद ये आगे चले गए, ठीक है। राजगृह में ये कहाँ से मिले? रुद्रक रामपुत्र से मिले। रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे और उन्होंने वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। तो दोनों गुरुओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे, और रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे, ठीक है। उर्वेला में कौंडिल्य बप्पा भादिया महानामा सागी, अभी बताया आपको, 5 लोगों को इन्होंने क्या किया? अपना पहला उपदेश दिया। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, ठीक है। जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान क्या कहा जाता है? बोध गया के नाम से जाना जाता है। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? कुशीनगर में हुई, ठीक है, कुशीनगर में। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के अनुयायी राजाओं की अगर बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक,
ठीक है। उसके बाद आता है कुषाण वंश का राजा कौन? कनिष्क। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ कब? चौथी बौद्ध संगीति के बाद, हीनयान और महायान। 4 आर्य सत्यों की अगर बात करें तो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, बुद्ध ने ये उपदेश दिया, बुद्ध ने बताया कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये दूर की जा सकती हैं किसके द्वारा? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके एक व्यक्ति क्या करता है? निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए। और अभी हमने 2 मूर्तिकला शैलियों की बात की थी, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली को जो संरक्षण है वो कुषाण वंश के राजाओं का प्राप्त था, जबकि मथुरा कला शैली दूसरी मूर्तिकला शैली थी जो उसी समय भारत में फली फूली। और मथुरा कला शैली में बुद्ध के चित्र बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई और साथ ही साथ गांधार कला शैली में भी बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बौद्ध धर्म की। इससे ज़्यादा बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने समझाया है आपको। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिएगा। पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है एस्बेस्टस। इसके साथ साथ झांसी में भी पाया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ पर होता है? तो एक बड़ी सी श्रृंखला है, वहाँ पे सामग्री बनाए जाने में होता है। मिर्ज़ापुर में और भी खनिज पाए जाते हैं, वो क्या हैं? बलुआ पत्थर, संगमरमर, कैल्साइट, एंडालुसाइट, चूना पत्थर और हीरा। ये सारे खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर पे पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए 19,98,12,341। ठीक है, तो 199,812,341 ऐसे आप लोग याद करोगे। 199,812,341 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जनघनत्व तो मैं बता ही चुकी हूँ ऊपर, 828 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी? प्रयागराज। न्यायिक राजधानी क्या है? नहीं, राजधानी हो जाएगी लखनऊ और न्यायिक राजधानी क्या हो जाएगी? प्रयागराज। ठीक, साक्षरता दर, इसके लिंगानुपात, सबके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। हिंदू महाकाव्य महाभारत में कुरु साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के रूप में वर्णित हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश के जिले का हिस्सा, उत्तर प्रदेश के एक जिले का हिस्सा था जो कि मेरठ है। मेरठ हस्तिनापुर का ही हिस्सा था, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हस्तिनापुर की बात की गई है, यहाँ पर गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी के स्थान पर स्थित है? हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर। मेरठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हस्तिनापुर का हिस्सा था। अगले क्वेश्चन पर आइए। प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के किस संभाग में है? तो ये बरेली में पड़ेगी आला हजरत की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, डैश में ज्ञान का एक विशाल केंद्र राजा हर्षवर्धन के द्वारा स्थापित किया गया जिसे भद्र विहार कहा जाता है। कहाँ पर स्थापित किया गया? काशी में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। हर्षवर्धन ने एक विशाल ज्ञान का केंद्र स्थापित किया जिसे कन्नौज में भद्र विहार कहा जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। ये प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे और इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। पहले क्या थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर से स्थानांतरित करके इन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी कर ली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? चुनार। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीरदास जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं? तो संत कबीरदास वाराणसी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मृत्यु के समय ये मगहर चले गए थे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, मगहर से भी इनका संबंध था। 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभिक में जीवन में ये मुस्लिम परिवार से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये रामानंद जो कि एक हिंदू गुरु थे उनसे काफ़ी प्रभावित थे और इनकी जो ग्रंथ है कविताओं का उसे बीजक, संयुक्त रूप से बीजक कहा जाता है। वैसे इनके 3 रचनाएं हैं, साखी,
सबद और रामायणी। देखिए ये यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है साखी, सबद, रामायणी, लेकिन इसे संयुक्त रूप से बीजक कहा जाता है, बीजक ग्रंथ कहा जाता है, बीजक है उसका नाम, ठीक है। और जो कबीर के छंद और दोहे हैं ये गुरु ग्रंथ साहब में भी पाए जाते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों और बंधुओं के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे उसे शेयर करिएगा, उसको मैं जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास करूंगी। कोई सजेशन है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। खूब पढ़िए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।